Welcome to Physics Board. This is fifth lecture on force and Newton's laws of motion. और इस लेक्चर में मेनली डील करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, साथ में देखेंगे इक्विलिब्रियम एंड कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में, और देखेंगे कॉन्स्ट्रेंट मोशन के बारे में भी, और भी कुछ कॉन्सेप्ट को डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि फ्री बॉडी डायग्राम में वर्ड यूज़ हो रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, 3 वर्ड हैं। इन तीनों को इंटरप्रेट कर लीजिए। फ्री बॉडी मीन्स मेक अ बॉडी फ्री। कहाँ से फ्री करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये फ्लोर पे रखा हुआ एक टेबल है और उसके ऊपर रखा हुआ एक बॉक्स है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर अलग अलग 3 बॉडी काम कर रहा है इस फिगर में। पहला क्या है? सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा क्या है? टेबल। और तीसरा क्या है? बॉक्स। तो कोई भी एक पर्टिकुलर बॉडी सिंगली एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि जब भी वो अगर कहीं भी रखा हुआ है तो 2-3 ऑब्जेक्ट कम से कम उसके साथ जुड़े होते हैं, और सारे ऑब्जेक्ट का एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जिस किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी के बारे में चर्चा करनी है उसको पहले आइसोलेट करते हैं, ठीक है। तो फ्री बॉडी का मतलब क्या हो गया? मेक अ बॉडी फ्री फ्रॉम अ गिवन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम किस चीज से मिलकर बना होता है? सिस्टम इज composed of or consist of many bodies। तो क्या करते हैं? जिस किसी बॉडी के बारे में आपको चर्चा करनी होती है उसे आप सबसे पहले फ्री करते हैं या आइसोलेट करते हैं, एक ही बात है। मेक अ बॉडी फ्री फ्रॉम अ गिवन सिस्टम एंड draw a diagram showing all the forces that is acting upon the body showing all the forces that is acting upon the body which you have isolated। कौन सी बॉडी? जिसको आपने आइसोलेट किया है। और फोर्सेस कहाँ से अप्लाई हो रहे हैं? forces that is acting upon the body from rest of the system। सो ये फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में इलेबोरेशन हो गई। क्या करना है? सबसे पहले आपको दिए हुए ऑब्जेक्ट जिसके बारे में आप कंसीडर करना चाहते हैं उसको फ्री करना है, आइसोलेट करना है। कहाँ से? सिस्टम से। सिस्टम क्या है? जिसमें 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट एक साथ मिलकर या बहुत सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मिलकर एक दूसरे को इंटरैक्ट कर रहे होते हैं
उनसे मिलकर सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर अलग अलग टाइप के फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। तो क्या करना है कि आपको एक ऑब्जेक्ट जिसको आप कंसीडर करना चाहते हैं, जिस पे आपका सारा फोकस है, उसको अलग कर लेना है, उसका डायग्राम बनाना है। उस डायग्राम में आपको क्या दिखाना है कि वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आपने सेपरेट किया है या बॉडी जिसको आपने सेपरेट किया है, उस पर कितने अलग अलग टाइप के फोर्सेस बाकी के दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा उस पर लगाया जा रहा है। इज दैट ओके? आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, समझते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को। फ्री बॉडी डायग्राम को FBD भी शॉर्ट में कहते हैं। ओके, लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स। आइए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है या अर्थ के सरफेस पे ही रखा हुआ है, तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे सारे फोर्सेस के बारे में चर्चा करनी है। तो पहले ही आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले ही आपको ये सब समझ लेना होगा कि किस किस टाइप के फोर्सेस यहाँ पर एक्ट कर रहे होंगे। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट की मास m है। ओके, तो एक तो वेट इसका एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और दूसरे ये ऑब्जेक्ट और सरफेस कांटेक्ट में है, उसके कारण क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स उस पर एक्ट कर रहा होगा। अगर इस बॉडी को फ्री करके अलग करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इस पर दो टाइप के फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये नॉर्मल और दूसरा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और दूसरा उसका वेट। अगर आपके कंसिडरेशन में सिर्फ यहाँ पर सबसे सिंपल केस लिया है, ये है सिर्फ तब अगर मान लीजिए इसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्सटर्नली लगा दिया जाए और ये भी कह दिया जाए कि यहाँ पर क्या है, दोनों सरफेस के, जहाँ पर दोनों सरफेस कांटेक्ट में है वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है। चूँकि ये फोर्स लगाने के बाद ये स्लाइड करने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर एक्ट कर रहा है जहाँ पर दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। तो उस केस में देख लीजिए क्या होगा, ये जब स्लाइड करेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, फोर्स इधर से एक्ट कर रहा है। तो ये सरफेस जिस पर ये ऑब्जेक्ट पुट किया हुआ है मास m का, उस पर एक वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहले आपको ये कंसीडर कर लेना होगा, आपको ये आइडेंटिफाई कर लेना होगा कि किस किस टाइप का फोर्स उस दिए हुए ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। तब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर उस ऑब्जेक्ट पर लग रहे सारे फोर्सेस को दिखा देना होगा। क्लियर है? आइए और भी एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रखा हुआ है एक इंक्लाइंड प्लेन पे। दैट इंक्लाइंड प्लेन इज मेकिंग एंगल थीटा विद दिस हॉरिजेंटल। अब आपको पहले ही यहाँ पर सारे फोर्सेस को कंसीडर कर लेना होगा, आइडेंटिफाई कर लेना होगा। ठीक है, क्या है, एक तो कांटेक्ट के कारण नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा है, दूसरा ग्रेविटी के कारण ये वर्टिकली डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है। ओके, अगर कोई दूसरा कंडीशन नहीं दिया हुआ है तो ये दो फोर्सेस तो आपके एक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इंक्लाइन सरफेस एक एंगल बना रहा है विद द हॉरिजेंटल। इसका मतलब है कि ये फोर्स आपको कंपोनेंट में सेपरेट करके देखना होगा। आइए सबसे पहले देख लेते हैं
कि अगर ये कुछ ऐसा जा रहा हो वर्टिकली और ये इधर जा रहा हो, यानी इस वेट के कारण आपने कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों? आपको वो मैं सेपरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये mg, अगर ये थीटा तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और इस सरफेस पे ये 90 डिग्री, देयरफॉर ये कितना थीटा। देयरफॉर अगर ये mg है तो ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा है, चूँकि ये थीटा है तो ये 90 डिग्री अगर है, ऑलरेडी मैंने बता दिया ये 90 डिग्री अगर है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। और 90 माइनस थीटा वाले की तरफ एंगल की तरफ अगर दिए हुए कंपोनेंट को करते हैं तो वो कितना हो जाएगा mg साइन थीटा। तो फोर्सेस को आपको उसको अलग अलग एक्सिस पर क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करके रेजोल्यूशन ऑफ जो फोर्सेस हैं उसको देखना पड़ेगा, आपको उसको कंपोनेंट को सेपरेट कर करके देखना पड़ेगा। तो ये हो गया, अगर आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये इंक्लाइन सरफेस पर ये एक नॉर्मल, ये वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और mg के कंपोनेंट को जो एकदम नॉर्मल के अपोजिट है वो क्या हो गया mg cos थीटा, ठीक है। ये चूँकि थीटा होता है, और ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में mg sin थीटा। उसी तरह आप चाहें तो नॉर्मल के कंपोनेंट को भी ब्रेक करके देख सकते हैं। आइए यहाँ पर दिखा देते हैं अलग करके उसको भी। ये रहा नॉर्मल आपका, ये नॉर्मल रहा आपका, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट तो देखिए, एक ऐसे आ सकता है बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट से, और दूसरा ये ऐसे। तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये जो सीधे लेके जा रहे हैं ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और जब ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये n है और थीटा के डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट को लिखना होगा तो ये कितना हो जाएगा n cos थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और इस डायरेक्शन में अगर आपको लिखना होगा तो ये कितना हो जाएगा n sin थीटा। तो जितने भी दिए हुए फोर्सेस हैं उनको आपको पहले एक्सिस के अलोंग सेपरेट करके भी देख लेना है। मान लीजिए कि पिछले एग्जाम्पल में फ्रिक्शन को हम लोगों ने एब्सेंट रखा था। अगर ये m मास का ऑब्जेक्ट है और ये स्लाइड कर रहा है इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन a, और ये जिस इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है वो एंगल बना रहा है थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो अब तक आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि दिए हुए सिचुएशन में पहले जो भी सिस्टम है उसमें आपको एक बॉडी को सेपरेट करना है, फिर उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है। तो एक तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया और मान लेते हैं कि उनके सरफेसेस के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन म्यू के गिवन है। तो अब आपको कुछ फोर्सेस और अप्लाई हो गए, पीछे से कुछ एक्स्ट्रा फोर्स ज़्यादा लग रहा है पीछे वाले एग्जांपल से। यहाँ पर क्या है एक काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है अपना एक्ट शुरू कर दिया उसने। तो अब आप देखिए, एक तो सरफेस पर कांटेक्ट के कारण नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दूसरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और तीसरा इस सरफेस के कारण इस मूवमेंट के अगेंस्ट एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के। क्लियर? अब आपको वेट को सेपरेट करके मैंने दिखा दिया था, वो यहाँ पर भी अब दिखा दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा ये एंगल थीटा, देयरफॉर
mg cos थीटा एंड ये वाला कितना mg sin थीटा। साथ में क्या हो गया, ये एक नया फोर्स किसके कारण, काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण, जब ये स्लाइड कर रहा है तो। और अगर आप चाहें तो यहीं पर इसको भी सेपरेट करके देख लें नॉर्मल को, ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा। देखिए सामने थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा, तो ये कितना n cos थीटा। और ठीक इसके सामने से ये कितना हो गया n sin थीटा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने आइसोलेट नहीं किया है क्योंकि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन में नहीं है, एक ही जगह पर मैंने सारे फोर्सेस को अलग अलग कर दिया है। तो अब आप अगर इसको ऐसे देखते तो एक बार किसके लिए अलग करना होता, आपको वेट के लिए। क्या हो जाता है ये mg cos थीटा हो जाता है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये भी थीटा। कुछ नहीं किया है, बस ट्राइंगल में कैसे किसी एंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल में चूँकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो दिए हुए सरफेस पे 90 डिग्री हो जाता है। तो कैसे राइट एंगल ट्राइंगल में आप किसी एंगल को लिखते हैं थीटा 90 माइनस थीटा और 90 डिग्री, बस उसी चीज़ को यूज़ करके। ये हो गया mg sin थीटा। और अगर उसी को फिर नॉर्मल के लिए अलग से लिखेंगे, ये हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन में ये थीटा, देयरफॉर ये n cos थीटा, और ठीक इस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस ये n sin थीटा। अगर फ्रिक्शन के लिए लिखते हैं तो ये रहा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिए हुए जो ऑब्जेक्ट में स्लाइड करने के कारण उसके मूवमेंट के अगेंस्ट ये सरफेस उस पर अप्लाई कर रहा है, देयरफॉर ये क्या हो गया Fk। तो अब आप देख लीजिए सारे फोर्सेस को अगर अटैच करके एक जगह रखिएगा तो ये वाला फिगर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब देख लीजिए फ्रिक्शन के अगेंस्ट में mg sin थीटा लग रहा है, n cos थीटा के अगेंस्ट में mg लग रहा है, n sin थीटा के अगेंस्ट में यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। तो इस तरह का आप चाहें तो फ्रिक्शन के भी इस कंपोनेंट को अलग कर लें। मुझे ध्यान आ गया कि n sin थीटा के अगेंस्ट में मैंने यहाँ पर कोई फोर्स नहीं दिखाया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट एक ये हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। देखिए जब 90 माइनस थीटा के लिए कंपोनेंट लिखेंगे Fk का तो ये कितना हो जाएगा Fk sin थीटा, और दूसरी तरफ जब इधर आएंगे ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा Fk cos थीटा। तो अब n sin थीटा के अगेंस्ट में भी एक कंपोनेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मिल गया, दैट इज Fk cos थीटा। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर कर लेनी है कि पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके अलग कर लेना है, फिर उस पर आपको कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है और उनको एक्सिस के अलोंग, कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग x के डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में सेपरेट कर लेना है। आगे हम देखेंगे कि कैसे मोशन के इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और ले लें। उसी एग्जांपल में मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट किसी इंक्लाइन सरफेस पे रखा हुआ है और यहाँ एक पुली लगा दी गई है और एक स्ट्रिंग उससे जाकर ये मास m और ये मास m, और ये भी दिखा देते हैं कि m इज़ ग्रेटर देन m। तो ये क्या होगा, नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा ऐसे और ये इधर जाना शुरू करेगा। और मान लेते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रहा है स्लाइड करने के कारण, और दिस इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के। नाउ अब आपके पास दो अलग अलग बॉडीज़ आ गई है, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। आप देखिए इसके लिए आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा, तो उसको सेपरेट कर लीजिए। दो फोर्स वहाँ पर काम कर रहा है, एक वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और दूसरा ये टेंशन अवे फ्रॉम द
ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब इसको अगर अलग करके देखेंगे तो इसमें एक t ये, तो अब क्या है, इसके लिए अगर आप लिख रहे हैं तो दिस इज t, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन n, दिस इज mg वर्टिकली डाउनवर्ड स्मॉल m, जो कि कैपिटल वहाँ आपने लिया हुआ है, और चूंकि ये स्लाइड कर रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, तो जब ये इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये जो ऑफर कर रहा है वो इसके अगेंस्ट ऑफर कर रहा है। क्लियर है? तो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हमने देखा था एग्जांपल में कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा था, इसीलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप साइड लग रहा था सरफेस पे। यहाँ क्या है, ठीक अपोजिट लग रहा है। तो ये हो गया टेंशन, ये नॉर्मल, ये वेट। अब इनको कंपोनेंट्स में आप सेपरेट कर लीजिए। ये इंक्लाइन थीटा है, ये कितना हो गया mg cos थीटा। इसके डायरेक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन के डायरेक्शन में mg sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल में अगर लेना चाहें तो ये कितना हो जाएगा n cos थीटा, और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा n sin थीटा। कंपोनेंट्स में अलग अलग आपने कर लिया है। टेंशन को भी चाहें तो इसी पॉइंट पर लाके, ज़रूरी नहीं है जितने भी ऑब्जेक्ट आप दिखा रहे हैं ना, ये सब पॉइंट मास मानकर चला जाता है। या तो आप इस फिगर में ऐसे दिखा दें या सीधे सीधे एक डॉट भी बना दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत मान लीजिएगा कि अरे टेंशन इस सरफेस से थोड़ा ऊपर लग रहा है, नहीं, आपको सबको पॉइंट मास मानकर चलना है। और टेंशन भी इसी लाइन के अलोंग आप दिखा सकते हैं, ये इस लाइन के अलोंग, यहाँ नहीं दिखाकर आप इस लाइन सरफेस के अलोंग दिखा सकते हैं। अब देख लीजिए टेंशन भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, कितना था ये 90 माइनस थीटा था, तो ये लाइन और ये लाइन कितना हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब ये देख लीजिए कितना लग रहा है t cos थीटा। ओके, उसी तरह यहाँ पर क्या लग जाएगा t sin थीटा। तो जितने भी कंपोनेंट हैं सबको आप सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट करके उसको सबसे पहले क्या कीजिए, दिए हुए एग्जांपल्स में आइडेंटिफाई कीजिए कि कितने सारे उसमें बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ में कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, फिर उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लीजिए। आइए एक दो एग्जांपल और भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये मान लीजिए दो इंक्लाइन सरफेस है और यहाँ एक पुली लगी हुई है, और उस पुली से एक ऑब्जेक्ट इधर मास m का और इधर एक कैपिटल मास m का डाला हुआ है। ये एंगल थीटा है और ये एंगल विद द हॉरिजेंटल इज फाई। अगर ये मैसिव ऑब्जेक्ट है और इसको स्लाइड कर दिया गया है तो ये इधर मूव करने लग जाएगी। ये अगर इधर मूव कर रही होगी तो ये इधर मूव करने लग जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं कि इन दोनों सरफेस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी यानी फ्रिक्शन अप्लाइड है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये म्यू के है, तो ये कितना हो जाएगा, अलग अलग फ्रिक्शन की कोफिशिएंट होंगे, म्यू के डैश हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली जैसे दो अलग अलग बॉडी है आइडेंटिफाई कर लीजिए, उस पर सारे फोर्सेस लगा दीजिए। ये कैपिटल mg, ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये फोर्स जो कि अलग है इसको n लिखते हैं। ठीक है, चूँकि कांटेक्ट फोर्स अलग अलग मासेस के लिए है। अब ये देख लीजिए टेंशन, और अगर ये इधर स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इतने फोर्सेस तो पहले आपके माइंड में आ जाने चाहिए। उसी तरह यहाँ नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हम n डैश से लिख रहे हैं, चूँकि वहाँ का नॉर्मल और ये नॉर्मल अलग होगा। ये mg, और ये चूँकि इधर जा रहा है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा उसके क्या करेगा, मोशन को अपोज करेगा। तो यहाँ लिख देते हैं एफ के डैश, चूँकि दोनों की फ्रिक्शन अलग अलग है। अब ये एक टेंशन। अब क्या करना है आपको, रेजोल्यूशन यानी फोर्सेस को अलग अलग एक्सिस के अलोंग देखना है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको ये
ऐसे लेके आएंगे mg cos थीटा, नो सॉरी फाई, ठीक। और इस डायरेक्शन में m कैपिटल M है, mg साइन फाई। उसी तरह अगर इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो ये m cos फाई, और इस डायरेक्शन में n साइन फाई। ओके, टेंशन के लिए भी इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे। देखिए ये कितना था, 90 माइनस फाई, तो ये फाई था, ठीक है। तो ये फाई हो गया, और उसके जस्ट बगल में 90 माइनस फाई, तो ये इधर लेके जाएंगे। तो t को जब इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t साइन फाई हो जाएगा। उसी तरह इस डायरेक्शन में जब लेके जाएंगे, ये 90 माइनस फाई है तो ये फाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, t कॉस फाई। फ्रिक्शन भी वैसे ही, इधर जब आएगा तो एफ के कॉस फाई, और जब इस डायरेक्शन में जाएगा, देख लीजिए इसी का है ना, तो क्या हो जाएगा, एफ के साइन फाई। सो ढेर सारे फोर्सेस हैं, और उन फोर्सेस को अलग अलग कंपोनेंट्स में अपने चॉइस के हिसाब से, जो आपका सिचुएशन होगा उसके हिसाब से अलग कर लेना है। कंपोनेंट में एक्सिस के अलोंग उसको सेपरेट कर लेना है। ये कितना हो गया, mg cos थीटा, ये कितना हो जाएगा इधर, mg sin थीटा, ठीक है। ये n डैश cos थीटा, और ये n डैश कितना, sin थीटा, और ये एफ के है, तो देख लीजिए ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, फिर से ये थीटा, तो एफ के जब इधर आएगा, एफ डैश के कितना, कॉस थीटा। क्लियर है, एफ के जब इधर आ रहा है तो कितना, एफ डैश के कॉस थीटा, और ये इधर जब जाएगा, देख लीजिए यहाँ थीटा है, और इस डायरेक्शन में 90 माइनस थीटा, तो ये एफ डैश के साइन थीटा। चेंज हो गया, वहाँ पर फ्रिक्शन का कुछ और लग रहा था, एक कंपोनेंट इधर था, एक कंपोनेंट अप साइड था। यहाँ पर फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ और एक कंपोनेंट डाउन साइड है। और टी का वैसे ही आप कर सकते हैं, टी इस डायरेक्शन में है तो इधर जाएगा जब, तो ये देख लीजिए ये 90 माइनस थीटा था, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और जब ये लेंगे, सॉरी 90 माइनस थीटा था, साइन थीटा, और जब ये लेंगे तो टी कॉस थीटा। देखिए टी में मैंने अलग नहीं लिखा, चूँकि एक ही स्ट्रिंग दोनों तरफ काम कर रहा है। तो आपको ना इन चीज़ों को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टी सेम लिए हैं, स्ट्रिंग चूँकि सेम है इसीलिए टेंशन भी अलोंग द गिवन स्ट्रिंग इज सेम। एक पुली किसी फिक्स सपोर्ट से लगी हुई और उस पर एक मास ये और दूसरा मास ये कैपिटल M, ये स्मॉल m, ये मास ग्रेटर है, देयरफॉर ये स्लाइड करके नीचे जाने लगा, ये अप साइड जाने लगा। तो यहाँ पर क्या है, एक टेंशन ये और दूसरा ये, और यहाँ पर क्या है, mg ये और टेंशन सेम। अब आप देखिए कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के मोशन पर फुल्ली ये मास का ऑब्जेक्ट जो है उसका मोशन डिपेंड कर रहा है। इस तरह के मोशन को जिसमें व्हेन मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स fully upon motion of another object, then such motion is called
कॉन्स्ट्रेंट मोशन, इसको कॉन्स्ट्रेंड मोशन भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट्रेंट मोशन कहलाता है ये। इज दैट क्लियर? जैसे आपने देखा होगा कि रेलवे के बॉगीज, जैसा कि आपने देखा होगा रेलवे के बॉगीज क्या होते हैं, किसके थ्रू पुल किए जाते हैं, इंजन के थ्रू पुल किए जाते हैं, ठीक है, और इंजन के मोशन पे डिपेंड करता है इन रेलवे के बॉगी का मोशन। और दूसरी बात किस पे डिपेंड करता है, ट्रैक पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो पाथ मिला हुआ है उसी पाथ पर फिक्स उसको उसी डायरेक्शन में चलते जाना होगा। जैसे जैसे वो इंजन पाथ को फॉलो करेगी, मुड़ेगी, वैसे वैसे पीछे के भी सारे बॉगीज मुड़ते चले जाएंगे। ट्रैक मेन रोल प्ले कर रहा है, वो जिधर मुड़ना चाहेगा उधर आप मुड़ते हुए चले जाएंगे, यानी बॉगीज मुड़ते हुए चली जाएगी। तो इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट मोशन कहते हैं। आइए समझते हैं कॉन्स्टेंट मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स को। कॉन्स्ट्रेंट मोशन, कॉन्स्ट्रेंट को मैंने कहा था इसे कॉन्स्ट्रेंट भी लिखते हैं, सो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन को समझते हैं। मान लीजिए कि एक सॉलिड सपोर्ट से एक पुली लगी हुई है, ठीक है, और उसकी एक तरफ कोई मास m1 हैंग किया हुआ है और सेम स्ट्रिंग से दूसरी तरफ मास m2 हैंग किया हुआ है। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, तो स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स्ड है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, और उसी लेंथ के अलोंग इस दोनों ऑब्जेक्ट को फ्रीली मूव करना है। तो एक रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, इस रेफरेंस लाइन से यहाँ तक की डिस्टेंस जो स्ट्रिंग की है वो x1, और इस रेफरेंस लाइन से इस स्ट्रिंग की यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ तक वो हैंग किया हुआ है वो x2। अगर दोनों को ऐड कर दें तो कितने के बराबर हो जाएगा, दिए हुए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर हो जाएगा। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि आपने तो रेफरेंस यहाँ से लिया हुआ है और ये वाले लेंथ के डिस्टेंस को तो आपने छोड़ ही दिया। अगर पुल्ली की रेडियस r है तो ये कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल है ना, तो ये डिस्टेंस कितना पाई r। तो चलिए वो भी आपकी खातिर में रख देता हूँ, पाई r हो गया प्लस x1 प्लस x2 दैट इज द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, और उसको हमने L मान लिया है जो फिक्स्ड है। अब t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, चूंकि टाइम के साथ ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए, d अपॉन डी टी पाई r प्लस d अपॉन डी टी x1 प्लस d अपॉन डी टी x2 d अपॉन डी टी L। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, देयरफॉर ये 0, और ये लेंथ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जब ये दिया हुआ डिस्टेंस कवर करेगा ना, इतना डिस्टेंस, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट कर जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ स्पीड या वेलोसिटी, अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी, ये भी v2, और ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है, देयरफॉर 0। अब आप देख लीजिए मैंने रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ द गिवन पुली से क्यों लिया था, क्योंकि सेमी सर्कल एक कांस्टेंट है, रेडियस फिक्स है और पाई एक नंबर है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा। इसलिए बार बार इसको लेके चलना क्या ज़रूरत है एक्स्ट्रा टर्म लिखने की।
देयरफॉर अब आपके पास क्या आ गया, v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, dv1 अपॉन dt प्लस dv2 अपॉन dt ऑलरेडी 0 है ही, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस टर्म को v1 प्लस v2 0 है, इसका मतलब v1 इज इक्वल टू माइनस v2। मतलब अगर v1 वेलोसिटी इधर है तो v2 वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसी तरह एक्सेलरेशन के केस में देख लीजिए, a1 इज इक्वल टू माइनस a2, यानी एक्सेलरेशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। तो ये एक केस था जिसके थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी पुली से ही लेते हैं। कांस्टेंट मोशन को समझना वहाँ पर बहुत इजी है। ये रहा एक फिक्स्ड पुली, ठीक है, सॉलिड सपोर्ट से फ्री टू रोटेट। यहाँ से एक मास ऐसे इस पर लटका हुआ है और दूसरा एक पुली है जो इस पे लगा हुआ है और उससे दो अलग अलग मासेस लटके हुए हैं। ये मास m1, ये मास m2, ये मास m3। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग क्या किया गया है, स्ट्रिंग लिया गया है और कितना यहाँ पर फ्री टू मूव करने वाला सिचुएशन है या ऑब्जेक्ट है। एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ये चार ऐसा ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है जो फ्रीली मूव कर सकता है। देयरफॉर आइए यहाँ हम एक रेफरेंस मानते हैं और इसको दूसरा रेफरेंस लाइन मानते हैं जिसके अलोंग हमें लेंथ को मेज़र करना है या फिक्स करना है। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं पहले ऑब्जेक्ट का x1, ठीक है, और यहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट का x2, ठीक है। अब आइए, ये 3 माना हुआ है तो यहाँ से x3, ये यहाँ तक की दूरी, ठीक है, और यहाँ से ये x4, जिसका जो नाम दिया था उसके सामने सामने आपने वो लेंथ मेज़र कर ली है या फिक्स कर ली है अपने हिसाब से। अब देखिए x1 और x2 को जोड़ लें, x1 और x2 को जोड़ लें तो ये पहला वाला जो स्ट्रिंग का लेंथ है उसके बराबर हो जाएगा। x1 प्लस x2 जो पहला स्ट्रिंग यूज़ हो रहा है उसके बराबर हो जाएगा, L मान लिया है हमने। अब दूसरे वाले के लिए देखिए, अगर हमको ये पॉइंट लेना है, इतनी दूर की दूरी लेनी है, ठीक है, तो रिलेट तो कहीं ना कहीं पहले वाले से करना होगा ना, नहीं तो आप सेपरेटली इसको भी मान लेते, इसको भी मान लेते, तो रिलेट कहाँ से हो पाता, नहीं हो पाता रिलेट। देयरफॉर देखिए x3 में से अगर x2 सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या ये वाला पोर्शन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। x3 माइनस x2 प्लस, अब ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। देखिए x4 में से x2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x4 में से x2 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज इक्वल टू, अगर ये लेंथ 1 मान लीजिए, ये लेंथ 2। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0 और फिर एक बार कर लेंगे तो a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको अरेंज कर लीजिए, x3 ये कितना हो गया, x4 ये कितना हो गया, माइनस 2x2 दैट इज L2 ऐड हो गया। एक बार डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, v3 प्लस v4 माइनस 2v2 इज इक्वल टू 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, वेलोसिटी एक बार डिफ्रेंशिएट होगी तो a3 प्लस a4 माइनस 2a2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए आप लिख सकते हैं a1 इज इक्वल टू माइनस a2 या इसी को a2 इज इक्वल टू माइनस a1। यहाँ वैल्यू डाल दीजिए a2 का, a3
प्लस A4 और ये कितना हो जाएगा -2A1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये है आपके पास, दूसरा इक्वेशन यहाँ पुट कर दिया, एक रिलेशन किनके बीच में आ गया, रिलेशन आ गया, थर्ड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन आ गया है। एक बार आप इन तीनों का यूज़ करके जो भी निकाल लेंगे उस वैल्यू के हिसाब से अगर चाहें तो ये जो पहला इक्वेशन आपका है उससे A2 निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखना चाहते हैं। मान लीजिए किसी सॉलिड सपोर्ट से एक पुली लगी हुई है और उससे एक मास M1 हैंग्ड है और उसी स्ट्रिंग से दूसरा किसी सरफेस पे रखा हुआ एक मास M2 है, ठीक है, और इसको ये स्लाइड करके इधर ले जाया जा रहा है, मतलब यहीं से स्लाइड करके आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा था। तो ये जो है यहाँ से थोड़ी दूरी से इसको स्लाइड करके ले जाया जा रहा था इधर। तो क्या है कि अगर अभी जो सिचुएशन, हाँ, और ये जो थ्रेड का हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो अगर अभी ये रेफरेंस लाइन है आपका, तो ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये जा ही रहा है, लेकिन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप मान लेते हैं कि ये लेंथ x1 है और ये मूव कर रहा है। तो मूवमेंट जहाँ तक, अगर यहीं तक है मूवमेंट, तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये मूवमेंट कितनी हो गई, x2, चूँकि मास M2 मूव करके किसी पर्टिकुलर यहाँ से वहाँ तक चला गया है, ठीक है। तो हाइट कितनी है दी हुई रेफरेंस लाइन से उस सरफेस की, h। तो थ्रेड तो एक्चुअली x1 है या फिर ये है। तो ये अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x2² प्लस h², ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है और उसमें ये लाइन हाइपोटेनस है। इज दैट क्लियर? नाउ इस पूरा लेंथ को अगर लेंगे स्ट्रिंग का तो वो फिक्स है और वो अब क्या लिखाएगा, x1 प्लस रूट अंडर x2² प्लस h2² इज इक्वल टू L। ओके, अब क्या है, आपको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर लीजिए d/dt x1 और प्योर, अब डिफरेंशिएशन का केस आ गया है यहाँ पर, d/dt रूट ओवर x2² प्लस h² और ये पूरा का पूरा 0, चूँकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये अगर इधर मूव करेगा तो ये लेंथ घटता हुआ चला जाएगा। क्लियर है? नाउ इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिएगा d/dt रूट अंडर x² प्लस h²। डिफरेंशिएशन अब आपकी अच्छी हो गई है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, दिस विल बिकम x² प्लस h² और ये x2 है, ठीक है। तो x2² और ये फिर एक से एक बार डिफरेंशिएट होगा तो 2 इंटू x2 एंड t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो देयरफॉर dx2 डिवाइडेड बाई dt। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये लिखा जाएगा v1 और ये लिखा जाएगा x2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x2² प्लस h²। मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा। ये हो जाएगा v1 और ये डिफरेंशिएट होने के बाद लिखा जाएगा x2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x2² प्लस h² dx2 डिवाइडेड बाई dt विच इज़ इक्वल टू 0। ये तो ऑलरेडी v है, यानी v2 है, ये अगर v1 है तो वो वाला v2 हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को मिला लीजिए, ठीक है। ये थीटा और ये डिस्टेंस अगर x2 h² है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा लिख लीजिए,
कॉस थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा x2 एंड दिस इज रूट अंडर x2 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा v1 प्लस कॉस थीटा और ये v2 पहले मैं लिख दे रहा हूँ दैट इज 0। एक बहुत अच्छा रिजल्ट आपके सामने आ गया है, क्लियर है, v1 प्लस v2 कॉस थीटा। अब एक चीज़ समझने की, अगर ये इधर मूव कर रहा है तो ये ऊपर जा रहा है यानी घट रहा है, तो कोई एक घट रहा है ना, अगर एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक डिक्रीज कर रहा है तो हम लिख सकते हैं माइनस v1, ये डिक्रीज करता जा रहा है, देयरफॉर माइनस v1 प्लस v2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अरेंज करके लिखेंगे तो v1 इज इक्वल टू v2 कॉस थीटा। इस रिजल्ट को ध्यान में रखिए, पीछे भी इस तरह का रिजल्ट दोनों एग्जाम्पल में आया है, बट मैंने वहाँ पर आपको ध्यान नहीं दिलाया, यहाँ पर ख़ास ध्यान दिलाना चाहते हैं। देखिए अगर ये x1 है तो अलोंग दिस स्ट्रिंग माना हुआ है, इसका मतलब v1 भी है तो अलोंग ही दिस स्ट्रिंग है, और v2 कॉस थीटा ध्यान दीजिए ये इधर मूव कर रहा है, थोड़ा ऊपर करके हम दिखाते हैं, ये इधर मूव कर रहा है यानी इसके अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है। इसको पॉइंट मास मान लेते हैं, ये आ रहा है स्ट्रिंग, ये एंगल थीटा, क्लियर। देयरफॉर आप ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर ये थीटा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी थीटा, क्लियर। और v2 इस डायरेक्शन में है, देखिए ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो v2 इसी डायरेक्शन में हो गया ना ये, ठीक है। अगर ये ऐसे लिख दें तो ये कितना हो जाएगा v2 cos थीटा हो जाएगा। अगर ये आपका स्ट्रिंग है, यही तो स्ट्रिंग है ना आपका, ये स्ट्रिंग है तो ये वेलोसिटी क्या हो गया अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग लग रहा है ये, ठीक है। कितना हो रहा है v2 cos थीटा, ठीक है। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा और ये आपका v2 था, अलग से मैंने इसलिए दिखाया कि वहाँ पर कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये अगर v1 है और ये इस डायरेक्शन में v2 है तो लेंथ के अलोंग कितना हो गया v2 cos थीटा। सो आप देखिए v1 अलोंग दिस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग एट एनी वन पॉइंट, एंड v2 cos थीटा इज ऑल्सो द वेलोसिटी अलोंग द length of the string at any other point of the same string. तो if velocity component of same string, string कैसा यूज करते हैं याद है ना, inextensible. If velocity component of same string at any two different point okay along the length of a string is same or equal, then only the length of a string will not change, will not change, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग रहने के बाद भी अगर ये वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द लेंथ सेम नहीं है तो या तो वो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, सिकुड़ जाएगा, या फिर उसकी लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगी, लेंथ विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट
फाइंडिंग है इस रिजल्ट के थ्रू। ठीक है, या तो स्लैक कर जाए मतलब कहीं से भी मुड़ जाए, ठीक है, फिर वेलोसिटी चेंज कर जाएगी। देयरफॉर वेलोसिटी कंपोनेंट को अलोंग द लेंथ इन द गिवन सिंगल स्ट्रिंग दैट इज इनएक्सटेंसिबल क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। अभी तक जो न्यूटन्स के लॉ को आपने स्टडी किया है उसके हिसाब से जब किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उनका वेक्टर सम अगर ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रह जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत अलग अलग टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। क्लियर है? तो क्या होता है कि इफ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, if vector sum of all the forces is 0, then the system or the object or the particle, system, object, body, etc. If the vector sum of all the forces is 0, then the system, object or body is said to be in equilibrium। ठीक है, यानी ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, एफ आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू 0 और वेक्टर सम होना चाहिए ये। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, हम उसके बारे में बहुत सारी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बताने का एक ख़ास मकसद ये है कि इक्विलिब्रियम फोर्सेस जो है ना वो कोप्लानर हम लोग यूज़ करते हैं। कोप्लानर इक्विलिब्रियम फोर्सेस। पीछे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम में देखा था, लेकिन मैंने वहाँ पर ये नहीं बताया था कि जितने भी फोर्सेस ले रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर जो लग रहा है, मान लीजिए ये F1, ये F2 और ये F3, मैंने वहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल नहीं बताया था कि ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कोप्लानर फोर्सेस हैं, यानी किसी दिए हुए ऑब्जेक्ट पर सेम प्लेन में लग रहे हैं ये फोर्स। यानी अगर ये बोर्ड का प्लेन एक पर्टिकुलर प्लेन है तो F1 भी उसी प्लेन में लग रहा है, F2 भी उसी प्लेन में लग रहा है और F3 भी उसी प्लेन में लग रहा है। अगर सेम प्लेन में इफ द forces are in the same plane, then only forces be separated along the x and y axis, x and y axis। ठीक है, यानी परपेंडिकुलरली सेपरेट किया जा सकता है, सेपरेटेड अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, किसके, अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसको एक्स वाई एक्सिस कहते हैं, अलोंग द
परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, अगर कोप्लैनर नहीं होंगे, सेम प्लेन में नहीं होंगे, ठीक है, तो इनको सेम तरीके से परपेंडिकुलर एक्सिस पर सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोप्लैनर इक्विलिब्रियम फोर्सेस का होना ज़रूरी है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, ये फाई है, सेम प्लेन में है दोनों। ठीक है, तो एक अगर ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये इधर निगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा F1 कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा F1 साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा F2 कॉस फाई, ये कितना हो जाएगा F2 साइन फाई, और ये चूँकि एक एक्सिस के एग्जैक्ट अपोजिट में है तो ऐसे ही रहेगा, और ये 90 डिग्री पर है, इधर से भी और इधर से भी, तो cos 90 दोनों तरफ से आप जानते हैं 1 होता है। नाइन्टी डिग्री पर है, तो अगर आप इसको इधर लेकर जाएंगे तो F3 cos 90 कितना हो जाएगा 0। उसी तरह इधर लेके जाएंगे तो भी F3 cos 90 डिग्री 0। सो इसके अलोंग और इसके अलोंग इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। सो कोप्लैनर इक्विलिब्रियम फोर्सेस लेकर ही बात करेंगे। देयरफॉर आप देख लीजिए, अगर इसको कोप्लैनर इक्विलिब्रियम फोर्सेस के हिसाब से लिखते हैं तो F1 cos थीटा और ये जस्ट अपोजिट नेगेटिव F2 cos फाई इज इक्वल टू व्हाट 0। क्लियर है ना। एक बार जब आप डायरेक्शन के हिसाब से उसको सेपरेट कर लेते हैं तो फिर क्या लिखते हैं, अलजेब्रिक सम लिखते हैं। वहाँ पर डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है, चूँकि आपने x और y के अलोंग सेपरेट कर लिया है। उसी तरह यहाँ अगर इसको F2 साइन फाई प्लस F1 साइन थीटा, चूँकि दोनों फोर्स एक तरफ है, फिर अलजेब्रिक सम लिखना है आपको, और ये अपोजिट माइनस F3 दैट इज़ 0। ठीक है, तो एक बार आप कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसका अलजेब्रिक सम लिखेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या है, फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं वो ऑब्जेक्ट तभी इक्विलिब्रियम में कहलाएगा जब सारे फोर्सेस के सम क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। एक बार अगर आपने कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है फोर्सेस को, फिर आप क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम लिखेंगे, वहाँ पर वेक्टर सम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कोप्लैनर इक्विलिब्रियम फोर्सेस हो गया। अब आइए कोप्लैनर कॉन्करेंट इक्विलिब्रियम फोर्सेस देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent कोप्लैनर फोर्सेस। ठीक है, सबसे पहले कोप्लैनर तो समझ चुके हैं, कॉन्करेंट समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कई सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल बता देते हैं। लेकिन कॉन्करेंट क्या है, कॉन्करेंट को समझिए। कॉन्करेंट एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। ठीक है, स्पेशली जब मोशन में यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इफ़ द सेट ऑफ 2 or more forces whose line of action passes through one common point, common और सेम पॉइंट। ठीक है, देख लीजिए ये फोर्स और ये फोर्स एक ही कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन तीनों का एक ही कॉमन पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। देन क्या कहते हैं इसे, कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है,
So if the set of two or more forces whose line of action passes through one common or same point, then it is called concurrent force. यानी जो भी फोर्स है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्रॉस करता हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के थ्रू जो आप फोर्सेस को डील करते हैं उनमें से मेरे ख्याल से सभी फोर्सेस कॉन्करेंट फोर्सेस हैं। अब यहाँ पर ध्यान आ गया कि अगर ये कॉन्करेंट फोर्सेस और कोप्लेनर ऑलरेडी डील किए हुए हैं कि एक ही प्लेन में सभी फोर्सेस को फॉल करना चाहिए, यानी एक ही प्लेन में सारे फोर्सेस होने चाहिए। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी आपको डील करना हो उसमें जो फोर्स आप यूज़ करेंगे उसको एक ही प्लेन में रखना होगा आपको। तो अगर मान लीजिए कि ये एंगल, ये जो लाइन ऑफ एक्शन का जो एंगल बन रहा है इसको हटाते हैं, ये थोड़ा लंबा आपको मैंने दिखा दिया था, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फ़ा है और ये सामने वाला F2 के बीटा है और ये गामा है, ठीक है। तो अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हों इस केस में लामीज़ थ्योरम यूज़ करना चाहिए फोर्सेस को डील करने के लिए। और ये थ्योरम क्या कहता है? लामी थ्योरम क्या कहता है कि फोर्सेस और उनके अपोजिट वाले एंगल का साइन, उनका रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा। यहाँ पर F2 के अपोजिट बीटा है और यहाँ पर F3 के अपोजिट गामा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस केस में आपको कंपोनेंट को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्स्ट्रा कंपोनेंट जो निकालना पड़ता है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मान लीजिए F1 निकालना है तो F1 इज इक्वल टू F2 और ये साइन अल्फ़ा यहाँ चला जाएगा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो F1 आप निकाल सकते हैं। उसी तरह सबको सबसे रिलेट करके आप F2, F3 कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कंपोनेंट्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए बढ़ते हैं, लेते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए किस किस स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए हमें। फॉर डीलिंग प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई और डिसाइड द सिस्टम। अंडर कंसिडरेशन, यानी जो आप डील करना चाहते हैं उसमें आप आइडेंटिफाई या डिसाइड कर लीजिए कि कौन से सिस्टम पर आपको काम करना है। जब आप सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं देन आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, different types of forces acting on the system। अब एक बार ये डिसाइड कर लें देन थर्ड स्टेप, मेक फ्री बॉडी डायग्राम showing the magnitude and directions of all the forces, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी दिखाना है, डायरेक्शन भी दिखाना है। अब इसके बाद जब हो गया
तो चौथा स्टेप क्या होगा? रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस इफ रिक्वायर्ड along the two mutually perpendicular axis. perpendicular axis यहाँ पर क्या होता है? जनरली एक्स एंड वाई एक्सिस यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब आ गया ये, तो अब आपको देखना है कि फर्स्ट लॉ के हिसाब से यूज़ करेंगे तो फिफ्थ स्टेट में इक्विलिब्रियम ऑफ ऑल द फोर्सेस फर्स्ट लॉ के हिसाब से, क्योंकि फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब जब एक बार आपने ये कर लिया है ना, रिजॉल्व कर लिया, तो डायरेक्शन आपको मालूम हो गया। अब सिर्फ अलजेब्रिक सम करना है। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस दिखाना है, यानी क्या करेंगे? अलजेब्रिक सम along x direction is 0 and along y direction is 0। लेकिन सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर दिखाना है, अगर किसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो यूजिंग सेकेंड लॉ किसी एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या है? जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लीजिए और दूसरे को वाई। तो अगर जिस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन मूवमेंट है, किधर है मूवमेंट इन एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन, तो क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड द एक्सेलरेशन। और फिर वाई के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये अलजेब्रिक सम है, याद रखिएगा, क्योंकि आपने यहाँ रिजॉल्व करके डायरेक्शन पता कर लिया है। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकेंड लॉ के साथ अगर डील कर रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसको x मान लीजिए और उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर दूसरा एक्सिस ले लीजिए, उसको y मान लीजिए। इससे आपका जो क्वेश्चन डील करने का तरीका है वो इजी हो जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्व the equations for desired result। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट जो भी आपको पाना है उसके लिए लास्ट स्टेप में आप उसे इक्वेशंस जो भी आए उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इन स्टेप्स का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो न्यूटन्स लॉज से जुड़े हुए प्रॉब्लम को डील करने में डिफिकल्टी आ सकती है। देयरफॉर स्टेप वाइज मैंने 4 स्टेप इधर लिखे और 3 स्टेप इधर लिखे। 7 स्टेप्स का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इजीली डील आप कर सकेंगे। आइए 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये एक इंक्लाइंड सरफेस है मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, और इस पर एक 4 kg का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पे एक पुली लगी हुई है जिसके ऊपर से एक थ्रेड जाकर ऐसे आ रहा है, और यहाँ एक 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर इसको हल्का सा पुश कर दिया जाता है तो ये पूरा सिस्टम मूवमेंट में आ जाता है, शोइंग देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बिटवीन द सरफेसेस। तो क्या है, आप एक बार ये सिस्टम आपने डिसाइड कर लिया। अब इस पर फोर्सेस देख लीजिए क्या क्या लग रहे हैं, इसको अलग करके देख लीजिए। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पर एक फोर्स ये 5 × G और ये टेंशन इसके अगेंस्ट ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर ये एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड क्या है? 4 × G वेट और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब यहाँ पर सिंगल फ्री बॉडी डायग्राम, ये T और ये mg कितना? 5 × G और मूवमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये किधर जाएगा? इसका एक्सेलरेशन इधर और इसका एक्सेलरेशन डाउन साइड।
अब इसको अलग करके देख लीजिए, ये कितना हो गया, ये नॉर्मल फोर्स N और ये कितना 4 इंटू जी, ये कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब उस केस में अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4G cos 30। ठीक है, और मूवमेंट इसका इधर, ये कितना 4G, इस साइड में 4G sin 30। 4G क्या है, वेट है, और रिजॉल्व कीजिए, ये थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और ये 60 डिग्री। तो हम सबको अलग अलग नहीं, जैसे पहले आपको बताए थे उसी टाइप से लिख रहे हैं। मूवमेंट किधर है, इधर मान लेते हैं यही x डायरेक्शन है और ये अपोजिट y डायरेक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए लिखिए आप कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में तो कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो n पॉजिटिव और ये 4G cos 30 निगेटिव डायरेक्शन में, देयरफॉर दिस इज 0। ठीक है, एक फोर्स यहाँ पर लगाना भूल गए थे, वो है टेंशन। ठीक है, ये टेंशन तो इस डायरेक्शन में है, तो T माइनस 4G साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू m, ये जो 4 है यहाँ पर 4 इंटू एक्सेलरेशन। आ गया 2 इक्वेशन इससे, और यहाँ एक ही इक्वेशन आएगा जिसके डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, तो y डायरेक्शन है, ले लीजिए ये 5G और यहाँ माइनस टी दैट इज इक्वल टू 5 इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 3, ये 1 और ये 2। यहाँ बोलिएगा कि नॉर्मल को क्यों नहीं आपने रिजॉल्व किया है, क्यों, क्योंकि नॉर्मल तो जो हमने y एक्सिस माना हुआ था उसी के अलोंग जा रहा है, तो उसे रिजॉल्व करके कोई फ़ायदा है नहीं हमको। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अलग अलग वैल्यूज़ अगर आपको मालूम हो जाए, जैसे g का वैल्यू है, n का वैल्यू है, वो सब आपको मालूम रहेगा ही, तो आप a भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप t भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में हम लोग डील करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।